फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में आज राम आए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बता दें, महर्षि भारद्वाज आश्रम के बगल में भारद्वाज प्रतिमा के पास मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम महर्षि भारद्वाज जी की आरती की गई और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जश्न मनाया गया। बता दें, प्रयागराज विद्वत परिषद की ओर से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आज ही के दिन वनवास जाते समय भगवान श्री राम सिंगवेरपुर से निषाद राज के संग गंगा पार करके प्रयागराज के महर्षि भारद्वाज जी के आश्रम पहुंचे थे और उन्होंने पूछा था कि आगे किस रास्ते पर जाना है। आज के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के शुभ चरण प्रयागराज की धरती पड़े थे, तो इसीलिए प्रयागराज वासियों काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हुए काफ़ी उत्साहित थे और आज प्रयागराज में लोग राम आए हैं कार्यक्रम में जश्न मनाते दिखाई दिए और लोगों को काफ़ी उत्साहित दिखाई दिया गया माहौल। तो वहीं बता दें कि जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग और सनातनी लोग पहुंचे थे, राम आए कार्यक्रम में शामिल होकर भगवान राम के आज प्रयागराज आगमन पर खुशी जाहिर करी और लोगों में एक काफ़ी उत्साह था। बता दें, ये कार्यक्रम जहां विद्युत परिषद के अध्यक्ष जो हैं और साथ ही समाज सेवी भी हैं, वीरेंद्र पाठक के द्वारा ये आयोजित किया गया था, जिसमें कई समाज सेवियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 7,000 साल पहले आज के दिन ही इसी स्थान पर महर्षि भारद्वाज के आश्रम में इसी समय लगभग भगवान राम आए थे। जब उनका वनवास हुआ तो संगवेरपुर तक उनका राज्य था। संगवेरपुर पार करके प्रयाग वन में महर्षि भारद्वाज के आश्रम में आज के दिन आज एक के समय इसी समय लगभग आए थे। हम लोग आज राम आए हैं कार्यक्रम मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। शोध के उपरांत यह तिथि प्रकाश में आई कि आज के दिन यहाँ पे भगवान राम आए हैं, इसीलिए आज पुष्पांजलि और दीपदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भजन पूजन और उल्लास के साथ, आतिशबाजी के साथ आज राम आए हैं, उसको हम लोग कार्यक्रम को मनाने जा रहे हैं। ये बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। ये घड़ी केवल हम लोग प्रयागवासियों के लिए है कि जब भगवान अयोध्या से चलकर ऋषिकेशपुरम से प्रयाग पहुंचे थे, यही वो समय था जब वो महर्षि भारद्वाज जी के पास आए थे और सानिध्य लिया था। इस समय जो अलौकिक वेला होती है, इसका ही हम लोग आनंद ले रहे हैं। उम्मीद करते हैं सभी लोग इसका आनंद। आस्था और विश्वास का विषय है कि भगवान राम, पूरा देश जहाँ राममय है, वहाँ हम लोग आज राम जी के दरबार में स्वयं उपस्थित हैं और महर्षि वाल्मीकि और वेदव्यास की धरती पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये और बहुत ही हिंदू धर्म के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हम भगवान राम के आस्था में आज यहाँ पर उनको याद करने के लिए यहाँ उपस्थित। जो राम है वो विश्व को जीने का एक तरीका, सद्भावना, समाज को कैसे जीना है, समाज को कैसे आगे ले जाना है, उन्होंने भली पूर्व उसको दिखाया है, समझाया है। और आज का जो कार्यक्रम है यहाँ भारद्वाज पार्क में मूर्ति के सामने, ये सत्य है कि भगवान आए हैं, भगवान थे, आ गए हैं और भगवान ने एक जीने का जो तरीका समाज को है दिया है। महर्षि भारद्वाज जी की मूर्ति लगी हुई है और आज के दिन ये रिसर्च से सामने आया कि आज के ही दिन भगवान राम यहाँ प्रवेश करे थे और यही संगम नगरी प्रयागराज में उत्तर प्रदेश अधिवक्ता फोरम के तत्वावधान में आज एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति मुरारी अग्रवाल उपस्थित रहे, जबकि अध्यक्षता अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति शंभुनाथ श्रीवास्तव ने किया। वहीं इस मौके पर कई सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता और साथ ही ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी भी मंच पर मौजूद दिखाई दिए। वहीं सभी अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया गया और साथ में ऐसे में जहां ये कार्यक्रम में लोगों ने अपने अपने वक्तव्य रखे और साथ ही अपने अपने विचार पेश किए कि देश के लिए किस तरह से एक राष्ट्र एक चुनाव होना जरूरी है। आइए दिखाते हैं आपको। उसके बाद 57 में भी वही प्रक्रिया दोहराई गई। 62 में चुनाव हुए, 67 में चुनाव हुए,
लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ हुए। एक दो अपवाद को छोड़ के कुछ नए राज्यों के गठन के कारण कहीं विधानसभा का चुनाव अलग हुआ या कहीं बीच में सरकार गिर जाने के कारण भी चुनाव हुआ, लेकिन अधिकतर राज्यों में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ हुए। 67 के बाद में जो लोकसभा इलेक्ट हुई थी उसको 72 तक चलना था, और उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था वो भी 5 वर्ष के लिए था। लेकिन सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट आया 1972 में लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जी श्रीमती इंदिरा गांधी समय से पूर्व लोकसभा को उन्होंने भंग कर 1971 में लोकसभा का चुनाव करवाया। शायद ये व्यक्तिगत लाभ के लिए या पार्टी के हित में निर्णय लिया गया। जो एक साथ चुनाव होने का क्रम था वो देश भर में खत्म हो गया, और फिर आगे तो लोकसभा के भी मध्यावधि चुनाव हुए, विधानसभाओं के भी चुनाव होने लगे, तो फिर लोगों ने इस पर चिंता व्यक्त की। इसके साथ ही साथ प्रशासनिक, आर्थिक और मानवीय संसाधनों का बार बार उपयोग होता है, और राजनीति की ऊर्जा दीर्घकालिक योजना से हटकर तत्कालिक प्रचार पर केंद्रित हो जाती है। देश के ऊपर जो आर्थिक बोझ पड़ता है वो तो अपनी जगह ही है, और वो कितना बड़ा होता है इसका अंदाज अगर आप अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इस प्रक्रिया को इस तरह से सुव्यवस्थित कर सकते हैं, क्या हम अपने चुनावी चक्र की इस तरह परिकल्पना कर सकते हैं जिससे विघटन ना हो और लोकतांत्रिक भावना भी बनी रहे। विधानसभा, लोकसभा सारे चुनाव एक साथ होते थे, और कैसे बीच में ये क्रम टूट गया और सारे चुनाव अलग अलग होने लगे। ये जो इफेक्ट है बार बार चुनाव होने का, यहीं से एक राष्ट्र और एक चुनात्मक रूप से देखा जाए तो लोकसभा और सभी राज्य की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हर 5 साल में कराए जा सकते हैं, और यह कोई विचार नया नहीं है। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में यही परंपरा थी, जिसका कि श्री भाई राघवेंद्र जी ने अपने उद्बोधन में जिक्र किया था, और कैसे वो टूटी स्थापित करने का प्रयास है। यह स्वीकार करते हुए कि आज की राजनीतिक और संवैधानिक संरचना कहीं मद्देनजर रखते हुए जो तर्क इस विचार के समर्थन में दिए जाते हैं, मैं संक्षेप में अपने विचार इस बारे में आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज एक राष्ट्र एक चुनाव के संदर्भ में उत्तर प्रदेश एडवोकेट फोरम के द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस संगोष्ठी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री कृष्ण मुरारी जी मुख्य वक्ता थे, और माननीय शंभू नारायण श्रीवास्तव उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज कार्यक्रम के अध्यक्ष थे। ये कार्यक्रम वन नेशन वन इलेक्शन के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए था, और यहाँ पर हजारों हजार लोग इकट्ठा हैं, और एकत्रित लोगों ने वन नेशन और वन इलेक्शन के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया, और लोगों ने अपनी राय दी कि वन नेशन और एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। इससे समाज का, जनता का, मशीनरी का, धन का, समय का बहुत फायदा है। मैं अखिलेश कुमार अवस्थी, महामंत्री यूपी एडवोकेट फोरम। देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि केंद्र सरकार की मंशा है कि राष्ट्र हित में धन का व्यय न हो,
और पारदर्शितापूर्ण चुनाव हो, इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव का जो सोच है, जबकि 1951 के बाद 1967 तक चुनाव इसी पैटर्न पे होते रहे हैं, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने विभिन्न प्रदेशों की सरकारों को बर्खास्त करना, हटाना, ये सब के चलते विसंगतियां आई। तो भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि ये सब चीजें जो हैं वो ठीक हों, उसी चीज को दृष्टि में रखते हुए ये एक सोच बनी है। और इसमें चूंकि जमीनी स्तर तक लोगों तक संदेश जाए, लोगों के ओपिनियंस आए, सलाह है और बात आए, लोग समझें इस चीज को, आज के वर्तमान परिवेश में इसका औचित्य क्या है, अवधारणा स्पष्ट हो, इसलिए उसी परिप्रेक्ष्य में ये अभी तो हाईकोर्ट, प्रत्येक हाईकोर्टों में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पूरे देश में जितने भी प्रदेश हैं सभी जगह शुरू हुआ। इसको निचले स्तर पे भी, जिला स्तर पे भी इसको ले जाकर लोगों के बीच अधिकतम। देवेंद्र मिश्रा, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय। संगम नगरी प्रयागराज में झूसी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हवेलिया निवासी शुएब खान ने एक प्रेस वार्ता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के नारद सभागार में की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भूमि पर पुलिस संरक्षण में अवैध रूप से कब्जा करने का उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है। कहा है कि मेरी ज़मीन वर्ष 2000 में खरीदी गई थी सन में और तभी से उस पर वैध कब्जा है, दाखिल खारिज है, सभी कागजात उनके नाम पर है। इसके बावजूद दिशा यादव नाम की एक महिला ने एक अन्य व्यक्ति से विवादित दस्तावेज़ों के माध्यम से भूमि को अपने नाम करवा लिया है और साथ ही ये भी बताया कि शुएब ने के दिशा यादव को ज़मीन बेचने वाला व्यक्ति वे है जिसकी भूमि पहले ही लोक निर्माण विभाग PWD की परियोजनाओं में चली गई थी और उस ज़मीन का मुआवजा भी मिल चुका है उसे। उस मामले में जज के आदेश पर कार्रवाई हुई थी और PWD ने पुष्टि की थी कि ये भूमि अधिग्रहण में आ चुकी है और ऐसे में मेरी ज़मीन पर अब वे अवैध तरीके से कब्जा कर रही है। और साथ ही उन्होंने जहां झूसी थाना प्रभारी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। यादव, पत्नी मिथिलेश यादव, ये और इनके बहुत सारे साथी अचानक मेरी जमीन पर आए और मेरी जमीन जो है घिरी हुई थी टीन से, बड़ा वाला जो टीन नहीं होता है उससे घिरी हुई थी। उसको गैस कटर से काटने लगे। मैंने रोका तो थोड़ी ही देर में इंस्पेक्टर झूठी भी आ गए और इंस्पेक्टर झूठी हम लोगों को पूरी जीप पे, हम बाप बेटो पूरी जीप पर बैठाल करके थाने लेके गए। हमको बताया कि हम सतुआ बाबा का नाम सुने हो, सीधे मुख्यमंत्री तक हमारी इन्वॉल्वमेंट है, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये लोग जो कर रहे हैं उसको करने दो, तुम हमारी कस्टडी में थाने में उतराओ। जब उन लोगों ने टीन काट लिया तब हमको लोगों को छोड़ दिया और उसके बाद फिर अचानक आज से 4 दिन पहले अचानक तो वो लोग फिर आए जमीन पर, ईटा, बालू, सीमेंट सब सामान चीजें लेके, तकरीबन 2500 लोग थे उनके साथ, जिसमें कम से कम 15 नौजवान लड़के थे। अब मैं चिल्लाता रहा इंस्पेक्टर साहब ने कहा, ज्यादा उछलोगे तो अंदर चले जाओ, जमीन के नजदीक मत जाना। वो निशा यादव है, ये जमीन लिया है इन लोगों ने गुलाम सरवर के बच्चों। परेशानी ये है कि उनकी जमीन PWD में जा चुकी है, सारे दस्तावेज हैं, मुआवजा ले चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से जजमेंट हो चुका है, जजमेंट की कॉपी मेरे पास है। सब कुछ होने के बावजूद सिर्फ खतौनी के नाम चढ़ा है, इस नाते उन लोगों ने निशा यादव के यहाँ भेज दिया। और निशा यादव जानती है कि हम साधारण तरीके से कब्जा ले नहीं पाए, कानून रोकेगा, लिहाजा उनको पुलिस बल चाहिए और इंस्पेक्टर ड्यूटी उसके लिए तैनात है, पुलिस जमीन को कब्जा करा। हमने शेख बुजुर्ग लिया था और शेख बुजुर्ग की आला अधिकारियों से मेरी मांग है कि मेरी और मेरे जमीन की रक्षा की जाए। न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है, न्यायालय के फैसले तक कोई भी पक्ष जमीन को कब्जा न करे। अगर निशा यादव के ही पक्ष में फैसला हो जाता तो मेरा कोई विवाद नहीं,
लेकिन मैं जानता हूँ उनके पक्ष में फैसला नहीं होगा। मुआवजा ले चुके हैं, जजमेंट है उसका, इसको कोई खा तो जाएगा नहीं। मोहम्मद शुएब खान। संगम नगरी प्रयागराज में वक्फ की ज़मीन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और प्रयागराज के कमिश्नर की जांच के बाद इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है कि अतीक अहमद के परिवार और उसके रिश्तेदारों ने करीब 71 करोड़ रुपए की वक्फ की ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। यहाँ तक कि अतीक अहमद और उसके परिवार ने वक्फ की दुकानें, मकानें और बहुमंजिला इमारत पर भी गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया था। साथ ही अतीक के करीबी ने करेली क्षेत्र में भी 12 मार्केट के पास सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके प्लॉटिंग कर रहे हैं और मकान दुकान बना रहे हैं। और साथ ही ऐसे में क्या कुछ कहना है नए बने हुए मुतवल्ली अम्माद हसन का, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, वक्फ नंबर 66 67 68 जो कि वक्फ के अभिलेखों में पंजीकृत है, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ, शेख अब्दुल समद व अब्दुल करीम, उसमें मुझे 5/2/2024 को मुतवल्ली नियुक्त किया गया। मेरा नाम अम्माद हसन है और मैं वक्फ नंबर 66 67 68 का मुतवल्ली हूँ। जो 66 67 68 में जो ज़मीनें पूर्व मुतवल्ली द्वारा बेची गई है उसमें उनके सहयोगी रहे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के आप सब लोगों को पता है एक दुर्दांत माफिया हुआ करते थे अतीक अहमद और अशरफ, उनके और उनके नातेदार रिश्तेदार सब ने मिल कर के लगभग 50 करोड़ की संपत्ति बेची है। आज जब मेरी 5/2/2024 को नियुक्ति हुई तो एक विस्तृत जांच कमेटी बनाई गई। उस जांच में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उप जिला अधिकारी सदर प्रयागराज और अन्य कई सारे लोग उस कमीशन में शामिल हुए। उसके बाद रिकवरी के आदेश दिए गए। रिकवरी में ये पता चला कि लगभग 7 बीघा ज़मीन इन लोगों ने बेच दी है और इलीगल कुछ ज़मीनों के इलीगल पट्टे कर दिए हैं। तो उसके बाद हमने करीबन 1.5 बीघा ज़मीन रिकवर करवाई। उसमें वाकिफ़ की जो मंशा थी वो मंशा थी कि शिफाखाना होना चाहिए, आम जनमानस के लिए हेल्थ सेंटर होना चाहिए, उनके लिए जो मदारिस हैं, मस्जिदें हैं, उनके इमाम के लिए पैसे होने चाहिए। ये सारी चीज़ें करीबन 30 साल के करीब से बंद थी एक तरीके से। अभी उसमें हिंदू धर्मशाला खोला गया और अब हम लोग बढ़ रहे हैं एक ओल्ड एज होम के लिए। फिर इसी तरीके से जितनी मस्जिद के इमामों की सैलरी हुआ करती थी उसको सबको वापस ले आया गया। मदरसा सुबहानिया में जहां गरीब बच्चों के इमदाद का पैसा था वो तक ये लोग खा गए थे, उसको वापस करवाया गया। यही सारे काम लेकर के हम लोग बढ़ रहे हैं। चीज़ ये बताइए कि ये लोग कैसे कब्जा कर लिए थे अशरफ के ससुराल वाले? अशरफ और उनके जितने भी रिश्तेदार थे वो उस टाइम दलबल के साथ मौजूद होकर के पूर्व मुतवल्ली को अपने सहयोगी बना करके उनको पैसा दे करके एक तरीके से उन लोगों ने इलीगल पट्टे करवाने शुरू कर दिए थे। और उसी में लगभग 407 अराज़ी, आपको याद होगा अभी मरहूम अशरफ की अहलिया का मकान भी उसमें ज़मींदोज़ करवाया था पीडी और शासन और प्रशासन की। उसमें जब वो पता चला कि ऐसे बहुत सारी ज़मीनें जो हैं इलीगल ऑक्यूपाइड हैं, उनको खाली कराने का काम अभी कई सारी पीडीए की तरफ से नोटिस हमने दी हैं भैया। जैसा कि नए मुतवल्ली अम्माद हसन ने बताया कि पुराने मुतवल्ली से कैसे मिलकर कब्जा किया गया था और साथ ही कैसे इसे बेचा गया। अतीक अहमद ने ज़मीन की मिट्टी तक खोद कर बेच दी, इस वजह से सरकार को नुकसान हुआ। जांच में ये भी जानकारी सामने आई है कि उस समय वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदार मुतवल्ली ने अतीक के परिवार की मदद की, इसके बदले में पैसे भी लिए, बाद में हटा दिया गया और साथ ही उसकी जगह नया मुतवल्ली नियुक्त किया गया। जीटी रोड पर जो वक्फ की ज़मीन है वहां सबसे पहले कब्ज़ा किया गया। इस ज़मीन पर 9 दुकानें और एक बड़ा मकान बनाया गया और इन सभी संपत्तियों पर अतीक अशरफ के रिश्तेदारों ने कब्ज़ा किया था, जहां लगभग 30 करोड़ रुपए की वक्फ संपत्ति पर अवैध निर्माणों में से एक इमारत जो अशरफ की बीवी ज़ैनब का मकान था, उस पर भी पिछले साल प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बुलडोज़र चलवाकर ध्वस्त कर दिया था। और ऐसे में अब जो लगातार कार्रवाई हो रही है और आगे जांच में किस तरह से वक्फ की संपत्तियों पर कार्रवाई होगी, देखने वाली बात होगी। मगर अतीक के करीबियों का जाल पूरे शहर में फैला है, चाहे वो वक्फ की संपत्ति हो या अन्य संपत्ति सरकारी, जिस पर लगातार अवैध कब्जा करना जारी है।
देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।